हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं। ये आपको फुल मार्क्स देके जाते हैं, क्योंकि अगर आपको एक दो भी पता होते हैं तो ये हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आइडियलिज्म के साथ। आइडियलिज्म क्या कहता है कि ऐसा दर्शन है जो विचारों को महत्व देता है, आइडियाज को महत्व देता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि पहला आंसर कह रहा है कि यहाँ पर आउटसाइड होती है वैल्यूज, तो आउटसाइड नहीं होती है, पहला गलत हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मैटर्स, तो वर्ड को ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखता है रियलिज्म, तो डी का आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। आप किसी को मत देखिए, अगर सिर्फ हम यही देख लें कि रियलिज्म एक ऐसा दर्शन है, यथार्थवाद, जो संसार को वस्तु के हिसाब से देखता है, यानी कि वस्तुएं सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। तो ऑब्जेक्ट जो है वही परमानेंट है, ऑब्जेक्ट ही सही है। तो डी का आंसर सेकंड होगा। इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाए सेकंड हो जाएगा। एक आंसर थर्ड होगा कि यहाँ पे आइडियाज जो परमानेंट होते हैं, रेगुलर होते हैं। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि यहाँ पर आइडिया सही है, लेकिन उस कंडीशन में सही है जब उसका हमारी लाइफ में कोई कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि यूटिलिटी के प्रिंसिपल पे, यानी कि परिणाम। अगर किसी चीज का कोई परिणाम नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो परिणामों को महत्व देता है प्रैग्मेटिज्म। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, अगर काम की है ना तो ये अच्छी है। तो प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मा यानी कि प्रैक्टिकल, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, इस पे काम करता है। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंशलिज्म। तो एग्जिस्टेंशलिज्म का मतलब सीधा है, जहाँ पे भी मनुष्य लिखा आपको दिख जाए और मनुष्य को इम्पोर्टेंस दे, यानी कि ऐसी डॉक्ट्राइन जिसमें मनुष्य के अलावा कोई भी चीज सही नहीं है। तो इसका आंसर आपका एग्जिस्टेंशलिज्म हो जाएगा। अर्थार्थवाद मन और विचार के संसार को स्थायी मानता है, सुव्यवस्थित मानता है, नियमित मानता है। प्रयोजनवाद परिणामों को सही मानता है। अस्तित्ववाद मनुष्य के मूल्य पे बल देता है, मनुष्य पे बल देता है। और यथार्थवाद कहता है कि पदार्थ ही संसार में सब कुछ है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ किताबें पूछी गई और उनके राइटर पूछे गए हैं। तो अगर हम ये किताबों और उनके राइटर को देखते हैं तो सबसे पहले है कि अगर सबसे आसान जो किताब है, अगर हम ये कहें कि यहाँ पे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन मोस्टली सभी लोगों को पता ही होती है। तो इसका जो आंसर होगा जॉन डीवी होगा, क्योंकि जॉन डीवी अब तक दो में दिए हुए हैं। तो अब हमें सबका आंसर, इस तरह के क्वेश्चन में हमें हर सबका आंसर पता होना चाहिए। द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, ये जो आपकी पाउलो फेरी ने लिखी थी किताब, और तो इसका आंसर 4 हो रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर बी का आंसर क्या होगा। तो अगर बी में हम कंफर्म हो जाएंगे तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, तो जब पॉलिटिक्स ऑफ जो एजुकेशन किताब थी, इसको लिखा था आपका टी नाथ जे। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड होगा। एंड पॉलिटिकल एंड एजेंडा जो किताब है एजुकेशन की, कृष्ण कुमार की। तो इस तरह से कुल मिला के जो इसका आंसर होगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस द लास्ट 5 पथ टू लिबरेशन अकॉर्डिंग टू बुद्ध फिलोसफी। तो मैं आपसे कंटिन्यूस कहती हूँ कि चाहे कुछ भी करिए, इस पे जरूर प्रश्न आता है। जो मैंने आपको बताया है, प्रज्ञा, सील और समाधि। तो लास्ट पथ पूछ रहा है, तो लास्ट में सबसे क्या लास्ट में है। तो मैंने आपको 2 4 2 का एक बताया था कि 2 2 2 4 2 का एक वो बनता है कि सबसे पहले 2 आते हैं जो हमारे पास्ट लाइफ से, प्रज्ञा से रिलेटेड है। 4 जो है वो हमारे राइट कंडक्ट से रिलेटेड है। और राइट जो 2 बचते हैं वो हमारे समाधि यानी कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा राइट कंडक्ट, उसके बाद आएगा आपका राइट लिवलीहुड, फिर आएगा कंसंट्रेशन, फिर आएगा आपका राइट माइंडफुलनेस, एंड सबसे अंत में आएगा आपका ए। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे अंत में यहाँ पे राइट कंसंट्रेशन, यानी कि जो सम्यक समाधि है वो सबसे अंत में आता है। समाधि से पहले आता है सी, यानी कि स्मृति। तो स्मृति अच्छी होगी तो समाधि भी अच्छी हो जाती है। और उससे पहले आता है आपका बी। बी में आता है हम सही प्रयास करते हैं, तब जाके हमारी स्मृति सही होती है, और स्मृति सही होती है तो समाधि सही हो जाती है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ई। हिंदी में देखिए, सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर, अगर इनको हम सीरियल में लगाते हैं तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड होगा। अब गाइस देखिए, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, यानी कि अभी तक जो हम डिस्कस किए थे वो पेपर शिफ्ट 1 के पेपर था। तो शिफ्ट 1 का पेपर इसके अपेक्षा आसान है। अब वहाँ पे सांख्यिक का क्वेश्चन एकदम आसान आया है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आया। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो सांख्यिक का थ्योरी है कॉजेशन वाला,
वो कॉज और इफेक्ट का लॉजिकली बेसिकली वो इवोल्यूशन का सिद्धांत है जो वर्ड के ऑब्जेक्ट्स का अल्टीमेट रियलिटी का इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है या तो सांख्य थ्योरी दैट कॉजेशन मीन्स अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल कॉज इनटू इफेक्ट। तो ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है मटेरियल का कॉज इनटू इफेक्ट में। इट्स लॉजिकली लीड टू कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एज अल्टीमेट कॉज ऑफ द वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये एकदम से रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये सही हो ही नहीं सकता है। हिंदी में देखते हैं कि सांख्य के अनुसार कार्य कारण का संबंध भौतिक कारण का प्रभाव एक वास्तविक रूपांतरण में होता है, ये भौतिक नहीं है। ठीक है, तो भौतिक वस्तुओं को सांख्य दर्शन में परम कारण के रूप में नहीं माना गया है। वहां पे परम कारण के रूप में यहाँ पे पुरुष और प्रकृति की सत्ता को स्वीकार किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे टोटली रॉन्ग है। सेकेंड है द सेकेंड टाइप ऑफ अल्टीमेट रियलिटी बाय द सांख्य इज द सेल्फ, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ मस्ट बी एडमायर्ड बाय ऑल। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि पुरुष की जो सत्ता है उसको महत्व देना चाहिए। तो इसका कथन फर्स्ट असत्य है, दूसरा सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 448, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एकदम आउट ऑफ सिलेबस आया, लेकिन मैंने जो पुराने बैच में डिटेल में पढ़ाया था उसमें मैंने आपको हेडोनिज्म और आपका रेशनलिज्म तो खैर मैं हर जगह बताती हूँ, तो हेडोनिज्म मैंने उसमें बताया था। बाकी मैंने ये दोनों तो पढ़ाए भी नहीं है, ए और सी, मैंने सिर्फ बी और डी के बारे में आपको पढ़ाया था। चलिए कोशिश करते हैं इसी से करने की, हम सिर्फ बी से करने की कोशिश करेंगे। कोई रेशनलिज्म क्या होता है? रेशनलिज्म का मतलब हम अपने बुद्धि का प्रयोग करें चीज़ों के लिए। तो इसका देखते हैं कि द पोजिशन ऑफ रीजन इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि यहाँ पर जो रेशनलिज्म है, तर्कनाबाद जिसको बोलते हैं, यानी कि तर्क ही ज्ञान का मुख्य स्रोत है। यानी कि ऐसा कौन सा दर्शन है जिसमें तर्क को ही ज्ञान का मेन सोर्स माना जाता है? तो इसका आंसर सीधी सी बात है कि यही सही हो जाएगा कि बी का 4 जिसमें दिया होगा वही आंसर सही है। तो बी का 4 से ही हमारा ये सही हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमें एक भी पता होता है तो भी इस तरह के ज़्यादातर प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। तो रैशनलिज्म मैं आपको हमेशा पढ़ाती हूँ कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो दर्शन में हमेशा हम जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ का मूल्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तर्क, यहाँ पर तत्व मीमांसा, एपिस्टोमोलॉजी, एक्जियोलॉजी और मेटाफिजिक्स। तो ये बेसिकली जब मेटाफिजिक्स को हम डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है रैशनलिज्म, यानी कि हर चीज़ का कारण बुद्धि है, और दूसरा आ जाता है एक्सपीरियंस, हर चीज़ का कारण यहाँ पे अनुभव है। तो रैशनलिज्म सिद्धांत क्या मानता है कि हर चीज़ का जो सोर्स का नॉलेज है वो क्या है? रीजन, यानी कि हम तर्क करने की जो हमारी आदत होती है। तो बाकी आप अपने आप देख लीजिएगा, बाकी इसका जो आंसर है, कुल मिला के इसका जो आंसर है, ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर था पर एक तो सिलेबस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर फाइंड द करेक्ट पेयर। तो रैशनलिस्ट कौन है, एम्पेरिस्ट कौन है, एग्जिस्टेंशलिज्म कौन है, आइडियलिज्म कौन है? आइडियलिज्म में टीचर का भी फ्रेंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ई तो एकदम से गलत हो गया। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म में टीचर कभी कंट्रोलर नहीं हो सकता है। अगर इन दोनों को डी का ई में कर दो, ई का डी में कर दो तो एकदम सही हो जाएगा, लेकिन ऐसे ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, एग्जिस्टेंशलिज्म टीचर इज अ फैसिलिटेटर ऑफ चॉइस, ये सही हो सकता है। टीचर डेमोस्ट्रेटिव होता है। रैशनलिज्म में टीचर एक सोर्स होता है आइडिया का। तो मुझे लगता है इसका आंसर ए बी सी सही होना चाहिए, जो उसकी बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ए बी सी, यानी कि तर्कवादी जो दर्शन है, तर्कवाद में टीचर एक स्रोत है किसका? विचारों का और तथ्यों का। अनुभववाद में एक पथ प्रदर्शक है, और अस्तित्ववाद में ये साध्य करता है, और प्रयोजनवाद और आदर्शवाद जस्ट उल्टा दिया हुआ है। इसका आंसर सही होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य मीन्स द फिलॉसफी ऑफ राइट नॉलेज, एकदम सही है ये। दूसरा है सांख्य इज प्लूरिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म, ये बिल्कुल सही है कि सांख्य जो है दो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो है आपका ड्यूलिज्म है ना, कि यानी कि प्रकृति और पुरुष। यानी कि वैसे तो ये प्रकृति पुरुष की बात करता है, लेकिन ये मानता है कि उससे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सांख्य दर्शन है तो द्वैतवादी, बेसिकली ये द्वैतवादी है, लेकिन अपने आप में अध्यात्मवाद यहाँ पे अनेक है, यानी कई तरह के अध्यात्मवाद में विश्वास रखता है। तो इसका बी भी सही है। सी है कि यहाँ पर राइट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ द पुरुष एंड पुरुष विद द प्रकृति, एसोसिएशन ऑफ द पुरुष एंड प्रकृति। तो गाइस ये बिल्कुल ही गलत है कि एसोसिएशन को नहीं समझना है। प्रकृति पुरुष के संबंध, यानी कि उनका जो जुड़ाव है वो सही नॉलेज नहीं है कि पुरुष और प्रकृति के संयोग का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। पुरुष और प्रकृति के अलग होने का जो ज्ञान है, वियोग का जो ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है। तो सी जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है शंकराचार्य ने सांख्य को वेदांत का मुख्य विपक्षी कहा है, तो बिल्कुल
ये भी आपका जो है वो सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे सांख्य योग के विचार को प्रकृति पर आरंभवाद कहा जाता है। द व्यू ऑफ सांख्य योगा इज कॉल्ड प्रकृति आरंभवाद। नहीं, ये एकदम से गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बी, डी इज करेक्ट एंड सी और ई जो है वो यहाँ पर रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पे सांख्य का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के राइटर कौन है। तो ये एकदम से सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विलियम किकपैट्रिक ने किकपैट्रिक थे, उन्होंने इस किताब को लिखा था, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, किलपैट्रिक की ये बुक थी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, राजनीति को समझने के तार्किक विकल्प के सिद्धांत के बारे में ये पूछा गया है कि बेसिकली जो तार्किक विकल्प का सिद्धांत है वो क्या है। तो इसमें आदमी किस चीज़ पे बिलीव करता है और किस आधार पे यहाँ पर वो तार्किक तत्व को चयन करता है। तो इनमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे नहीं को बताना है। तो नहीं को अगर आप बताएंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल प्रेफरेंस, हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो ये बात सही है। तो जो भी इंडिविजुअल है वो क्या है, हमारा रैशनल चॉइस है, ये हमारी खुद की चॉइस है, यानी कि इंडिविजुअली। तो जितना इंडिविजुअल जिसमें लगा है वो सही है और सोसाइटी का बिलीव हमारी चॉइस को नहीं बनाता है। तो सेकंड इज रॉन्ग। तो सही आंसर क्या होगा, सेकंड। तो यहाँ पे समाज का जो विश्वास है वो तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि तर्क संगत विकल्प का मतलब ही यही है कि हम अपने हिसाब से अपने तरीकों से चीजों को चुनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ, एट्थ एंड 12 लिंक ऑफ सफरिंग, यानी कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने जो सेकंड आपका दिया है कि दुख है, दुख का कारण है, व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसमें द्वादश निदान है, उसमें से उसने फोर्थ नंबर पूछा है, एट्थ पूछा है और 12th पूछा है। तो ये बड़ा ही मुश्किल किया गया क्वेश्चन को। हालांकि अगर आपको आता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका माइंड, बॉडी, ऑर्गेनिज्म, क्रेविंग एंड सफरिंग, यानी कि मन, शरीर, संगठन, तृष्णा और दुख जो है वो हमारे फोर्थ, एट्थ एंड 12th लिंक बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्पोंजा ने यहाँ आइडेंटिफाई किया है आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन को। तो क्यों किया है ऐसा उन्होंने, इस आदर्शवादी परंपरा की साथ पहचान की जाती है। अब ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे टकरा जाए लेकिन आपने स्पोनजा को तो नहीं पढ़ा है, तो इस केस में गाइस क्या करना चाहिए, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं पढ़ा है किसी कारण बस, तो आप इस क्वेश्चन को आदर्शवाद के हिसाब से करने की कोशिश करिए, ठीक है। और नहीं होता है तो फिर नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 114, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड में दिया हुआ है कि इन्होंने इस बात पर बल दिया था कि अस्तित्व अपरिवर्तनशील और टिकाऊ है, सभी चीजें समिष्ट है, चिंतन जिसका मुख्य गुण है। तो अगर हम इसको कोशिश करते हैं कि अनचेंजिंग एंड एग्जिस्टेंस रिगार्डिंग ऑल थिंग्स वन ऑफ द चीफ एट्रीब्यूट ऑफ द विथ थॉट्स, तो थॉट्स को यहाँ पर महत्व दिया गया है। तो इसी हिसाब से भी देखते तो भी हम इसका आंसर जो था वो गैस कर सकते थे कि इसका आंसर 2 हो सकता था। पर मुश्किल क्वेश्चन है, मैं ये एडमायर करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी वैदिक अथॉरिटी को इसमें से कौन रिजेक्ट करता है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में आया है वो यहाँ पे भी आ गया है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो बौद्ध दर्शन है और वो वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है। चार्वाक फिलॉसफी भी अच्छा नॉट रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा नहीं करता है। तो बेसिकली जो 3 है यहाँ पे, चार्वाक, बौद्ध और जैन, ये तीनों ही नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं और ये तीनों ही वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन सांख्य जो दर्शन है वो वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि सांख्य इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दर्शन शास्त्र के भारतीय समुदायों में से कौन सा वैदिक प्राधिकार को निरस्त नहीं करता है, सांख्य। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा सोशल मूवमेंट से संबंधित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। तो ये बिल्कुल आपका जो प्रश्न आया ना, एकदम से देखेंगे तो सिलेबस से आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा कि यहाँ पर जो आपका नॉर्मेटिव जो थ्योरी है वो एकदम से आपने पढ़ी ही नहीं होगी, इवन आपके सिलेबस में भी नहीं होगी। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से गाइज ये फिलॉसफी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यही मेन पैटर्न है जिसपे प्रश्न आ रहे हैं। इसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसे आएंगे ही आएंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, तो उसको बहुत टेंशन नहीं लेना है। अगर हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से आप 7 या 8 कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि अगर हर जगह से आप 8 क्वेश्चन करते हैं तो आपके 80 स्कोर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा स्कोर है। सो जस्ट डोंट वरी कि जितने हो जाए उतने अच्छे से करिएगा। और इसी तरीके से आप और इसमें क्या बेटर चाहते हैं वो भी मुझे बता दें कि मैं इसमें और क्या अच्छा कर दूँ। मैं छोटे छोटे वीडियोस दे रही हूँ,
वैसे तो चाहूँ तो मैं एक साथ भी इनको कर सकती हूँ, पर वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब आई नीड योर सजेशंस, आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।